उनकी तरफ से भी कोई ऐसा हेल्प कह लीजिए या उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। सर्विस चार्जेस थोड़े से ऊपर जा रहे हैं टोयोटा के। हाँ जी, मतलब बट ये है कि नई गाड़ी आप लेके जाएं और एकदम से गाड़ी में आपकी कोई दिक्कत आए एंड दैट टू अ 30 लाख प्लस स्टार, राइट। तो कहीं तो उन चीज़ों के चक्कर में थोड़ा सा वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि मैं एक ही नोटिफिकेशन आ रहा था कि हाइब्रिड सिस्टम माल फंक्शन, और गाड़ी स्टार्ट होके बंद हो जा रही थी। तो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने अभी एक डिसीजन लिया विच इज स्टिल इन डिस्कशन दैट प्रोबेबली डीजल इंजन्स वुड बी बैंड बाय 2027। सो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग है। रीज़न बीइंग, डीजल इंजन एक तो आपको पावर फिगर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे देता है, मोर ओवर फ्यूल एफिशिएंट होता है। ऑन दी अदर हैंड कंपनीज ने ऑल्टरनेटिव्स निकालने शुरू कर दिए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, रिसर्च इज गोइंग ऑन। सो द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल वेयर इन यू कैन गेट दी मोर पावर एंड गेट दी बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी इज गो फॉर दी हाइब्रिड ऑप्शंस। सो आज हमारे साथ है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस VX ऑप्शनल। सो वी वुड लाइक टू इन्वाइट द ओनर मिस्टर राहुल, प्लीज कम। सो राहुल जी, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। सो गाइज, जैसा कि हम लोग करते हैं अपनी वीडियोस में, वी ट्राई टू शेयर द बेस्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस विद यू गाइज। सो वट एवर द फीडबैक वुड बी, वी ट्राई टू गिव द ऑनेस्ट रिव्यूज। सो मिस्टर राहुल इज हियर। सो राहुल जी, अभी कितना अप्रॉक्स हमने इसको चला लिया है सिंस यू हैव बॉट इट? ऑलमोस्ट 2,500 के अराउंड ये चल चुकी है गाड़ी भी। सो गाइज, 2500 किलोमीटर्स में काफ़ी अच्छा आपको पता चल जाता है कि गाड़ी का रिस्पॉन्स क्या है, क्या उसके फ्लॉज हैं, क्या उसके क्वालिटीज़ हैं, वो सब क्लियर हो जाती हैं। जस्ट टू नो दैट ये VX ऑप्शनल अपना वेरिएंट है जी। सो व्हाट वाज द ऑन रोड प्राइस फॉर दिस? ये ऑन रोड जो है 33 के अराउंड मुझे पड़ी थी। ओके। हाँ जी। एंड कुछ वेटिंग पीरियड था इस पे? वेटिंग पीरियड तो इट्स इंडेफिनिट, क्योंकि जो ZX ऑप्शनल है उसका तो 3 साल प्लस वेटिंग बता रहे हैं ये। 3 साल? हाँ जी। और VX ऑप्शनल के लिए भी जैसे कि 1 to 2 years की वेटिंग है। मैंने जो बुक करी हुई थी वो ZX ऑप्शनल बुक करी हुई थी, और VX ऑप्शनल जब ये बाद में इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था तो मतलब जब गाड़ी लॉन्च के बाद ये 3 महीने बाद इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने तब ये भी बुक कर दिया था। तो इट वाज माय सेकंड प्रायोरिटी। बाहर से मैं गाड़ी में कोई काम नहीं करा था, इसलिए ये था कि प्रायोरिटी जो थी मेरी वो टॉप वेरिएंट की थी। राइट। बट ड्यू टू दी नॉन अवेलेबिलिटी कह लीजिए, या टोयोटा में ये ग्लिच है या कुछ भी है जो भी वो कर रहे हैं इस टाइम पे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। तो समहाउ ये था कि जब मैं परेशान हुआ तो उसके बाद मैंने उनसे बोला कि काफ़ी उनको फॉलोअप मैंने लिए, जानने वाले भी हैं मेरे अच्छे खासे मैनेजमेंट में, बट स्टिल उनकी तरफ से भी कोई ऐसा हेल्प कह लीजिए या उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो फाइनली व्हाट आई डिड कि मैंने और भी ऑप्शंस देखे एंड एट लास्ट मैंने फिर इनविक्टो भी बुक कर दी थी। ओके। हाँ जी, क्योंकि हमारा मानना यही है कि भाई इट्स अ बैज इंजीनियरिंग, तो गाड़ी तो टोयोटा ही बना रहा है, सारी चीज़ें यही हैं, बट ये कि बस एक बैजिंग मारुति वाली थी। राइट। तो कहीं ना कहीं मन में था कि मारुति की बैजिंग लेके इतनी महंगी गाड़ी लेना। ओके। सो गाइज, वेटिंग पीरियड जो कि बताया राहुल जी ने अभी काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हर कंपनी का यही हाल है कि आप आज बुक करोगे तो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल पहले से कि कोई डिलीवरी डेट आपको देता नहीं है इजीली। इनफैक्ट ही न्यू फ्यू पीपल फ्रॉम द मैनेजमेंट इटसेल्फ, बट उसके बाद भी कुछ हेल्प नहीं मिल पाई। सो बाकी बातें गाड़ी को चलाते हुए करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, जैसा कि मैं अभी मेंशन कर रहा था, फीचर्स में दिस कार हैज़ गॉट अ मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। सो आप ऊपर देख सकते हैं। आई डोंट नो अगर आपने वो किया सेल्टॉस वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने ओनरशिप रिव्यू शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसमें भी पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी बड़ी है। आई विल पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द आई बटन अबव हियर। इन द मीन टाइम लेट्स हैव अ डिस्कशन विद मिस्टर राहुल, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो राहुल जी, जैसा कि अभी जस्ट वी वर डिस्कसिंग the options that you mentioned, that Invicto was one of that. Out of like apart from that, what all options did you kept in mind? एक्चुअली हमारे यहाँ 7 सीटर ही प्रेफर्ड रहती है गाड़ी। Right. ये मेरी चौथी इनोवा है। Okay. हाँ जी। Toyota fan. हाँ, कह लीजिए टोयोटा फैन कह लीजिए, या फिर एक लाइबिलिटी हो गई है टोयोटा की तरफ, क्योंकि हम भी शायद उसके बिना रह नहीं पाते। Okay. आप माने ना माने, एक्चुअली हमारी फैमिली जो है वो एक साथ ट्रैवल करती है। तो उस पर्पज से 7 सीटर ऑप्शन में आई डोंट थिंक कि इससे बेस्ट कोई ऑप्शन है जिसमें आप सारे एकोमोडेट हो सकते हैं और गाड़ी पावर्ड भी रहती है। दूसरी चीज़ कभी अंडर पावर हमें महसूस नहीं हुई, और थर्ड ऑप्शन ये कि सबसे ज़्यादा कंफर्ट लेवल और टोयोटा की रिलायबिलिटी तो आप जानते ही हैं, वो तो
हर कोई उससे वाकिफ है। सो यूजुअली आज के टाइम में व्हेन वी आर शूटिंग दिस वीडियो, सो हाइब्रिड ऑप्शंस में ऑल्दो ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जी। बट एज यू जस्ट मेंशन दैट ये आपकी फोर्थ टोयोटा है, तो इससे पहले कौन कौन सी गाड़ियां आपने रखी हुई हैं? मतलब अभी लास्ट टाइम जो मतलब एक प्राइमरी गाड़ी जो घर में रही है वो इनोवा ही है। ओके। 2000 जो इनोवा का सबसे पहला जनरेशन आया था वो थी हमारे पास। हम्म। फिर सेकंड जो उन्होंने फेसलिफ्ट लाया था वो भी हमारे पास थी। इसके बाद फिर थर्ड में ये जो क्रिस्टा थी मेरे पास, इससे पहले क्रिस्टा 2.8 डीजल वेरिएंट थी टॉप मॉडल। ओके। और अब ये फाइनली ये मेरी फोर्थ इनोवा है। इसके अलावा घर में छोटी गाड़ियाँ जैसे आप i20 है, फीगो थी इससे पहले मेरे पास, वोक्सवैगन पोलो रही है, आपकी वेंटो रही है, अभी करंटली ग्लांजा है। ओके, अगेन टोयोटा। हाँ जी, अगेन टोयोटा। तो एक होंडा अमेज है, दैट्स 2 CVT राइट। पेट्रोल, वो भी है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, बट ये है कि टोयोटा एक मतलब मेरे फादर का एक चीज़ एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है कि घर में एक गाड़ी इनोवा जरूर रहेगी, उसके अलावा आप चाहे कुछ भी लो। ग्रेट। ही नेवर गॉन फॉर दी फॉर्च्यूनर। उनको फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी लगती है, बट कंफर्ट के हिसाब से और हाईवे क्रूजिंग के हिसाब से फिर इनोवा से बेस्ट मुझे भी आज तक कुछ नहीं लगा। So while I'm driving this, I'm observing के body roll is very limited. जी For sure, because थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, बॉडी रोल एकदम तो एलिमिनेट नहीं हो सकता, जी। बट इट इज वेरी गुड। ये थोड़ा सा बैलेंस इसलिए भी है क्योंकि ये लेदर फ्रेम चेसी नहीं है, ओके। इसलिए शायद थोड़ा सा आप मानिए। और मोनोकॉक सस्पेंशन है तो क्या कहते हैं इसको, फ्रंट व्हील ड्रिवन है, तो इसलिए भी शायद इसका बॉडी रोल थोड़ा सा पहले वाली से क्रिस्टा थी या इससे पहले जो इनोवा थी उनसे थोड़ा सा बैलेंस है। ओके। सो अभी व्हेन वी वर डिस्कसिंग, तो अभी माल फंक्शन वाला एक डिस्कशन हमारा हुआ था। जी सो गाइज, दिस इज VX ऑप्शनल एंड कुछ फीचर्स इसमें मिसिंग थे एज कम्पेयर टू द टॉप वर्जन। सो राहुल जी वेंट टू करोल बाग एज यूजुअल, हम लोग भी जाते हैं। आई एम फ्रॉम नोएडा, जैस यू नो। सो अगर कुछ काम करवाना होता है तो फटाफट दिल्ली जाके करोल बाग में करवा लेते हैं। सो ही वेंट फॉर इट। सो वहां पे उनका कुछ एक्सपीरियंस था, सो आई वुड लाइक हिम टू शेयर दैट एक्सपीरियंस के माल फंक्शन वाला क्या हुआ था। ZX ऑप्शनल से VX ऑप्शनल में जो चीज़ें आई मीन जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे वो है, एक तो ऑटोमन सीट्स इसमें नहीं है सेंटर रो में। ओके। फुल लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं थी, ओके। मतलब लेदर सीट्स नहीं थी इसमें, फैब्रिक सीट्स थी। ADAS फीचर्स इसमें नहीं है। अलॉयज जो हैं इसमें 17 इंचेस हैं, उसमें 18 इंचेस आते हैं। ओके। एक उसमें फ्रंट DRL आती है, वो इसमें नहीं आती। बाकी रेस्ट एवरी फीचर इज देयर। ओके। उसके अलावा दोनों गाड़ी बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं टॉप मॉडल गाड़ी ही प्रेफर करता हूँ, मैं बाहर से काम कराना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। मैं बस गाड़ी लेने के बाद सिर्फ मैट डलवाता हूँ, एक सन वाइजर्स लगवा लेता हूँ और मड फ्लैप। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आपने कुछ अपग्रेडेड? नॉट फर्स्ट टाइम, पहले कभी मेरे को शौक था बहुत ज्यादा गाड़ियों में कस्टमाइजेशन का कि अलॉयज लगवाने हैं, ये लगवाना है, गाड़ी ट्यून करानी है। लेकिन अब कह लीजिए कि मेच्योरिटी के साथ साथ धीरे धीरे इंसान इन चीजों से थोड़ा सा दूर हटता है। राइट। और वो एक कंप्लीट पैकेज लेके तसल्ली बख्श अपने आप को एक हेजल फ्री उसको एक लाइफस्टाइल चाहिए होता है। राइट। तो यही था। अब इसमें कुछ चीजें थी, कुछ ट्विक्स है, जैसे मेरे को फैब्रिक सीट से मैं काम चला सकता हूँ, बट यही घर में छोटे बच्चे हैं तो आप फैब्रिक सीट के साथ सरवाइव नहीं कर सकते कि वो बहुत जल्दी जल्दी गंदी होती हैं। राइट। तो मेरे को सीट कवर चाहिए थे, लेदर सीट्स मेरे को चाहिए थी, उसके लिए मैं गया था। कुछ जैसे बाहर के एक एसेसरीज आप कह लीजिए कि डोर बीडिंग होती हैं, ये सारी चीजें जो एसेंशियल्स होते हैं, वो एक मेन एक्सपेक्ट था मेरा जो ZX ऑप्शनल में आता है। व्हीला क्लैडिंग उसमें मिलती है कंपनी की तरफ से, ओके। वो इसमें नहीं थी। ओके। तो व्हीला क्लैडिंग के बिना ये गाड़ी थोड़ी सी एसयूवीशनेस नहीं देती, ये बिल्कुल MPV ही लग रही थी। दूसरी चीज, व्हीला क्लैडिंग हर कोई सोचता है कि बहुत ही कॉमन सी चीज है या बहुत अनयूजुअल है, जरूरत नहीं है उसकी, बट आई वुड से कि वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि उससे आपकी गाड़ी की साइड्स भी बचती हैं। आपकी गाड़ी जब भी ऑनगोइंग ट्रैफिक में कभी थोड़ी बहुत अगर कहीं पे गाड़ी लगती है या कहीं स्क्रैचेस आते हैं, सबसे पहले आपके फेंडर और फेंडर लाइनिंग पे आती है। राइट। और आपके व्हील आर्चेस पे आते हैं। राइट। तो ये चीज उसके लिए थी। फिर मैंने एक फुट रेस्ट लगवाया था ड्यू टू सम ग्राउंड क्लियरेंस वाली बात थी कि बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये है कि बड़े लोगों के लिए इजी नहीं होता थोड़ा सा बैठना वगैरह के लिए, एज्ड हैं थोड़े से, तो उनके लिए फिर जरूरत थी। एक मतलब ये कुछ चीजें ही हैं जो मैंने गाड़ी में कस्टमाइज कराई हैं। एक एम्बिएंट लाइटिंग का शौक चढ़ा था, अभी नया नया सब जगह देख के,
तो उन चीज़ों के चक्कर में थोड़ा सा वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो भी सिर्फ इसलिए थी कि जब मैंने जो वहाँ पे बंदे थे मैंने उनको ये बोला कि मेरी गाड़ी में आप कुछ भी लगाना बट उसका सर्किट मत छेड़ना, राइट मेरी वायरिंग आप गाड़ी की मत छेड़िएगा। राइट, बिकॉज हाइब्रिड है तो कॉम्प्लेक्स होता है हाइब्रिड वो। भी है, फिर दूसरी चीज ये कि मैं नहीं चाहता मेरी गाड़ी की वारंटी लैप्स हो या कुछ भी है, कल को Right. कंपनी भी सीधे हाथ उठा देती है अगर कोई भी इशू आता है। राइट तो उन्होंने जब उसके लिए दे सेट कि नहीं सर हम तो बस फ्यूज वगैरह लगाएंगे उसी से कनेक्शंस कर देंगे और कपलर टू कपलर कपलर टू कपलर हम करेंगे जैसे Right. वो कहते हैं लेकिन करते नहीं है, राइट वो कहीं ना कहीं ट्विक्स कर देते हैं। तो बस जब उन्होंने किया तो फाइनली शाम को जब मैंने गाड़ी ऑन करी सारी चीज़ें फिट होने के बाद तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बार बार एमआई में एक ही नोटिफिकेशन आ रहा था कि हाइब्रिड सिस्टम माल फंक्शन, और गाड़ी स्टार्ट होके बंद हो जा रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई कार। फिर मैंने जैसे भी RSA पे कंप्लेन करी और रोड साइड असिस्टेंस से मेरे को उनकी तरफ से असिस्टेंस मिला। तो ये चीज़ थी कि वो बहुत प्रॉम्प्ट था। उन्होंने मेरे को तभी की तभी कॉल करके मुझे बोला कि या अगर मुझे असिस्टेंस चाहिए तो वो प्रोवाइड करने को तैयार थे, बट गाड़ी उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा था। राइट तो देन आई सेड कि ठीक है आप गाड़ी टो करा लीजिए और नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे फिर वो गाड़ी मेरी वहाँ से ले गए। उसके बाद उन्होंने कैब फैसिलिटी भी अवेल मुझे खुद ही उन्होंने करके दी सारी चीज़ें। तो था थोड़ा सा मतलब ये था कि कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज़ में, बट ये है कि नई गाड़ी आप लेके जाएं और एकदम से गाड़ी में आपकी कोई दिक्कत आए एंड दैट टू अ 30 लाख प्लस कार, Right. तो कहीं ना कहीं आपका दिल बैठता है। बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो एट फॉल्ट थोड़ा सा, क्योंकि करोल बाग में जब हम गए हैं एंड आपको पता है कि दे आर नॉट गुड विद द वायरिंग पार्ट, स्पेशली व्हेन जब हाइब्रिड हम लोग उनके हाथ पे छोड़ दें तो वो तो है। बट एट द सेम टाइम एज यू जस्ट मेंशन के टोयोटा ने आपको जो असिस्टेंस दी ड्यूरिंग दैट फेलियर और माल फंक्शन, सो दैट वाज रियली गुड। सो टोयोटा इज वेल नोन फॉर दैट। सो अभी वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग के अभी सर्विस चार्जेस थोड़े से ऊपर जा रहे हैं टोयोटा के। हाँ जी, मतलब पहले कंपैरेटिवली अब ये कह लीजिए कि ठीक है इन्फ्लेशन कह लीजिए या ये तो ऑल हल मार्केट का ही हिसाब है कि सारी गाड़ियां भी महंगी होती जा रही हैं, सर्विसेज भी महंगी हो रही हैं। बट कंपैरेटिवली जैसे पहले मेरी जो इनोवा रही है कभी उनकी सर्विस 3-4-5 हज़ार में भी हो जाती थी। राइट बट अभी क्रिस्टा जो थी मेरी लास्ट थी उसकी सर्विस कॉस्ट मेरे को 15 से 20 हज़ार के बीच में आती थी, कभी कम भी आती थी। ओके कम इन द सेंस कि वो आप 12,000 10 से 12,000 के बीच में मान लीजिए, एंड आफ्टर डिस्काउंट्स मेरे वही बिलिंग जो थी वो ऑलमोस्ट 10-12 से 15,000 तक बैठती थी। बट कभी कभी ये है कि इनके पास ऑप्शंस होते हैं, सर्विस पैकेजेस होते हैं जो ये ऑफर करते हैं। जैसे कि लास्ट अभी मैंने अपनी ग्लांजा की फर्स्ट पेड सर्विस कराई थी जो 20,000 वाली है। तो मेरा जो बिल इनवॉइस बना वो 12,000 का था। ओके बट जो एग्जीक्यूटिव थे जब मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे को कोई डिस्काउंट प्रोवाइड कराइएगा तो ही सेड कि सर आप तसल्ली से बस मेरी एक बात सुन लीजिए, व्हाट आई विल डू इज कि आपका जो सर्विस कॉस्ट है इस बार का वो 12,000 है, बट मैं आपको एक पैकेज ऑफर कर रहा हूँ। वो पैकेज 10,000 समथिंग का है, वो आप मेरे से ले लीजिए। इसमें आपकी ये वाली करंट सर्विस और आपकी नेक्स्ट सर्विस जो होगी 30,000 वाली वो दोनों कवर्ड है। 10,000 में? नथिंग इस 10,000 के अलावा। ओके सो आई ऑप्टेड फॉर दैट। तो मुझे लगा कि 5,000 में 2 सर्विस होना Right, आज की डेट में right. शायद बहुत ही बेटर ऑप्शन था स्पेशली व्हेन जब गाड़ी इतनी बड़ी हो, इंजन इतना बड़ा हो। एक्चुअली। ग्रेट। सो अभी तो हो गई अच्छी बातें, कुछ फ्लॉज जो आपको लगे हों कि गाड़ी में बेटर हो सकते थे या फिर हैं जो कि इम्प्रूव किए जा सकते थे, सो डू यू हैव एनीथिंग? फ्लॉज तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, जैसे बट ऐसा नहीं है कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, Right. आप उसके साथ मैनेज नहीं कर सकते। राइट फ्लॉज आर लाइक टोयोटा अपनी एक रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है, फिर वैल्यू फॉर मनी के लिए जानी जाती है। बट इस बार कहीं ना कहीं, इस बार भी और पहले भी कभी ना कभी आपको फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज हमेशा करना पड़ रहा है। ओके आप Hyundai लें या आप जर्मन्स लें तो उनसे कहीं ना कहीं आपको फीचर्स में यहाँ पे हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे कि कुछ फीचर्स उन गाड़ियों में रहते हैं, जैसे इसमें ये 33 लाख की कॉस्ट कर रही है, बट इसमें नॉर्मल 6 स्पीकर सिस्टम है। ओके ऐसा नहीं है कि आवाज़ अच्छी नहीं है, आवाज़ लिटरली बहुत अच्छी है, बट आज की डेट में इंसान प्रेफर करता है कि भाई जब हम सुनते हैं 8 स्पीकर सिस्टम विद सबवूफर और 9 स्पीकर सिस्टम विद सबवूफर, तो वो चीज़ें फिर हर किसी को चाहिए होती हैं। सो राइट, अपार्ट फ्रॉम दीज व्हाट एल्स डू यू थिंक शुड हैव बीन इन द कार? जैसे कि टच स्क्रीन में सब कुछ है इसकी, भाई एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, और आपका मतलब वॉट एवर यू विल रिक्वायर हर चीज़ है। यूआई बहुत सिंपल है, ये Okay. है कि यूआई हर किसी को अच्छा लगेगा, हर किसी के लिए इट्स इजी टू यूज। राइट में कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स इजी टू यूज, लेकिन ग्राफिक क्वालिटी आज की डेट में इट्स अंडरस्टेटेड।
और Okay. जैसे MID है गाड़ी की, वो बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल है, सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो भी, उसके ग्राफिक्स भी थोड़े से एक बेसिक लगते हैं। बेसिक लगते हैं आज की डेट में। ओके। क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे तो अब स्कोडा या फोक्सवैगन में आप जाएंगे या इवन ऑडी या BMW में जाएंगे, अगर इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं तो आपको ग्राफिक क्वालिटी बहुत ही अपर लेवल की मिलती है। राइट। तो कमिंग टू मेन पॉइंट, जो इंडियंस की हमारी थिंकिंग शुरू से रही है, देती कितना है? देती सिटी में जो एवरेज है इसका, ये 17 के अराउंड है, 17 to 18 देती है। ओके। और हाईवे पे आप ये मान के चलिए कि हाईवे पे अगर आप इसको थ्रॉटल अच्छा खासा आप यूज कर रहे हैं, 120 प्लस इसको आप चला रहे हैं बीच बीच में, ऑल्दो चलाने नहीं चाहिए। हमारी इंडियन स्पीड लिमिट जो है वो 120, अब तो इवन कंटिन्यूअस बीप भी हमें मिलने लगी है गाड़ियों में, राइट। वार्निंग जो है, तो तब ये एवरेज आपका 16-17 रह जाता है। ओके। तो आई डोंट नो कि शायद उससे ऊपर ये देगी या नहीं देगी। मतलब अगर ये है कि हाईवे पे अगर आप क्रूज करोगे तो शायद फिर ये एवरेज बहुत अच्छा दे देगी, तो शायद 20 प्लस 25 के अराउंड शायद दे दे। वो अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन दे सकती है, जैसा मैंने और बाकी लोगों सुना है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, एक प्रॉब्लम और आती है हमारे यहाँ कि हर आदमी हर गाड़ी को सेम तरीके से उसको चलाना चाहता है। राइट। तो काफी लोग मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने हाई क्रॉस ली है, तो उनकी गाड़ी जो है वो सिटी या ओवरऑल जो एवरेज वो 13-14 का दे रही है। ओके। अब आई डोंट नो फॉर रीजन, अब वो मेरी गाड़ी देख के कहते हैं कि यार शायद हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत है, तुम्हारी तो अच्छा खासा एवरेज दे रही है। ड्राइविंग पैटर्न पे तो मैंने डेफिनेटली। उनको यही बताया कि CVT हर किसी यूज टू नहीं होती, CVT से आपको यूज टू होना है। राइट। आप टॉर्क कन्वर्टर एक ऐसा गियर बॉक्स है, एक ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम है जो अपने आप को अडेप्ट करता है आपके ड्राइविंग पैटर्न्स की। पैटर्न्स के हिसाब से। लेकिन CVT जो है, CVT में आपको उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना चेंज पड़ता है। करना पड़ेगा। तो CVT जो है, इसमें थ्रॉटल आप जितना प्यार से देंगे ये गाड़ी उतनी ही अच्छी चलेगी। हाँ, हर किसी को लगता है कि इसका पिकअप कम है, ये बहुत वीडियोस में आपने देखा होगा कि सब कहते हैं कि नहीं वो इनोवा क्रिस्टा वाली पावर नहीं है, या आज की डेट में XUV 700 वाली पावर नहीं है। तो XUV 700 पावर आपको देती है, राइट। 200 bhp है उसमें, राइट। ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर है उसके अंदर, बट प्रॉब्लम इसकी वो आपको 6-7 का एवरेज देती है पेट्रोल, डेफिनेटली। और यहाँ पे आपको एवरेज जस्ट 3 गुना उसका मिल रहा है, 17-18 का आपको एवरेज मिल रहा है। तो बात चलाने भी फर्क करती है। इसको मैंने तो आज तक अपने घर वालों को हमेशा यही कहते हुए सुना है जब क्रिस्टा थी कि भाई तू बहुत तेज चलाता है, लेकिन वो गाड़ी चलाने लायक भी थी। राइट। उसका जो पंच था वो बहुत ही ज्यादा टॉर्की थी। और ये पेट्रोल है, पेट्रोल में आप सभी जानते हैं कि गाड़ी जितना आप भगाओगे उतना ज्यादा पेट्रोल भी ज्यादा Exactly. डीजल में थोड़ा सा हमें ये है कि डीजल में टर्बो किक मिलती है जो पेट्रोल में जनरली नहीं मिलती, और ये नेचुरली एस्पेक्टेड है, ये टर्बो पेट्रोल नहीं है। सो आई गेस ये 183 bhp जी निकालती है, दैट टू विद 187 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो कंपैरेटिवली जो क्रिस्टा हमारी पहली आती थी 2.8 लीटर्स, उसके कंपैरिजन में तो आप इसको नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दिस इज मोर ऑफ अ फैमिली कार आई वुड से, एंड बिकॉज हाइब्रिड है, पेट्रोल है, तो फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा ही होगा। सो जब आप ये ले रहे थे आपके माइंड में क्लियर था कि मेरे को फैमिली कार चाहिए, लाइट फुट प्रॉबेबली आपकी प्रेफरेंस रही होगी। मोर ओवर आप टोयोटा की तरफ ज़्यादा थोड़े से इंक्लाइंड है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा है। इंक्लाइंड में था, लेकिन जब ये डिलीवरी वाला जो इशू चल रहा था, जब मुझे गाड़ी चाहिए थी, तो उस टाइम पे टू बी फ्रैंक मैं ये गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ली थी। तो कहीं ना कहीं CVT हमेशा से मुझे भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ड्राइविंग एंथुसियास्ट हूँ और मुझे गाड़ी भगाने में बहुत मज़ा आता है। राइट। बट ये कि टू सेफली। राइट। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि मुझे पावर फिगर्स वाली गाड़ी चाहिए, मुझे पंची इंजन चाहिए। तो मैंने जो ऑप्शंस कंसीडर किए थे वो पहले सबसे पहले मेरा ये था, मेन प्रायोरिटी थी कि मुझे 7 सीटर ही चाहिए। तो 7 सीटर में हमारे यहाँ मारुति अर्टिगा आती है, XL6 आती है, उसके बाद किया कैरेंस आती है, फिर हुंडई में एल्काजार आती है, राइट, और आपका MG में हेक्टर प्लस आती है, जीप में आपकी मेरिडियन आती है, राइट, XUV 700 है, टाटा सफारी है, और आपकी कॉल्ड स्कॉर्पियो है। बट प्रैक्टिकल 7 सीटर जो हैं वो सिर्फ मारुति की अर्टिगा है, XL6 है और किया कैरेंस है। राइट। इसके अलावा कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें आप पीछे सिर्फ बच्चों के अलावा किसी और को बैठा सकते। राइट। आप वो नहीं कर सकते। आपको बहुत वीडियोस में दिखेगा कि नहीं इसमें इतना स्पेस है, मेरा ये लेग रूम है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। नहीं, आप कभी यूज करेंगे, आप कभी बैठेंगे,
तब आपको पता चलेगा जब आप उसमें ड्राइव करेंगे। सिर्फ जाके शोरूम पे बैठना, उस टाइम पे हमें सब चीज़ अच्छी लगती है। राइट गाड़ी का तब पता चलता है, कंफर्ट का तब पता चलता है जब हम उसमें ड्राइव करते हैं या हम ट्रैवल करते हैं। राइट तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेजर है जिसको हर इंसान ध्यान नहीं देता कि इन चीज़ों पे। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें कंसीडर करी तो अर्टिगा मुझे नहीं लेनी थी, XL6 नहीं लेनी थी, क्योंकि इंजन बहुत ही अंडर पावर्ड है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे खुद गाड़ी चलाने का शौक था, और स्पेस भी उसमें इनोवा जितना नहीं था। ये तो मुझे खैर पहले से ही पता था, जब मैं ऑप्शंस कंसीडर कर रहा था ये मैं जानता था कि इतना स्पेस मुझे कहीं नहीं मिलेगा। राइट फिर मैंने स्कॉर्पियो और एक्सयूवी अपने घर पे दिखाई सबको। तो स्कॉर्पियो और एक्सयूवी में मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो सेंटर रो सीट है वो रिक्लाइन नहीं होती है। थोड़ी बहुत रिक्लाइन होती हैं, बट वो आगे पीछे मतलब फ्रंट एंड रियर वो एडजस्ट नहीं होती। राइट फिर बूट स्पेस नेग्लिजिबल है उनमें। आप अगर 7 लोग बैठ भी गए ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो वो ना के बराबर है बूट स्पेस उसमें। हाँ, पावर फिगर्स अच्छे थे, गाड़ी अच्छी थी, लेकिन फिर एवरेज की भी दिक्कत है। अगर मुझे लेनी ही पेट्रोल थी, क्योंकि डीजल की वजह से ही मैंने अपनी इनोवा क्रिस्टा जो है वो 5 साल में बेची है, राइट और मुझे पेट्रोल ही इस बार चाहिए थी, तो पेट्रोल फिर वो लेने का कोई फायदा नहीं था। एग्जैक्टली फिर उसके बाद जीप मेरिडियन मैंने देखी। जीप मेरिडियन बहुत अच्छी गाड़ी है, स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी के मामले में उसका भी जवाब नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसके इंटीरियर थोड़े से आपको क्रैम्प लगते हैं। ओके वो गाड़ी बड़ी है, बट अगर सबको पता हो तो वो जीप कंपास के ही प्लेटफॉर्म पे है। राइट तो एक तरह से आप कह लीजिए वो एलोंगेटेड जीप कंपास है, तो वो चीज उसमें फील भी होती है। थर्ड रो स्पेस उसमें भी कॉम्प्रोमाइज है थोड़ा सा, कि वो जबरदस्ती थोड़ी लंबी करके दे रखी है। लेकिन ये है कि अगर आपको 5 लोग के हिसाब से चलना है, या अगर आप थोड़े एलीट क्लास के हैं, एग्जीक्यूटिव टाइप के हैं कि भाई आपको शॉफर ड्रिवन ही चाहिए, देन इट्स अ गुड कार, वो फिर बहुत ही अच्छी है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी इससे महंगी है। वो एक कह लीजिए कि 10 लाख का डिफरेंस उसमें कहीं ना कहीं, अगर आप सेम काइंड ऑफ वेरिएंट लेंगे तो वो आपको पड़ेगा। सो अप्रॉक्स कितने महीने का आपका इसका वेटिंग पीरियड था, मतलब कितने महीने आपको वेट करना पड़ा? मैंने ये दिसंबर में बुक करी थी, दिसंबर 22 में बुक करी थी। Okay. और जो टॉप वेरिएंट मैंने बुक किया था, बट उसकी तो डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं ZX था अभी। हाँ, ओके तो फाइनली मैंने लड़ भिड़ के जैसे भी है कंपनी से VX ऑप्शन अभी लास्ट टू लास्ट मंथ ली थी। आई गेस सितंबर अक्टूबर। हाँ जी। ओके सो गाइज 8-9 महीने, इनफैक्ट 10 महीने के अराउंड लगा है। दो कि जैसे राहुल जी ने बताया दैट दे हैव गॉट सम नोन पीपल इन द मैनेजमेंट इटसेल्फ, उसके थ्रू अगर 10-11 महीने लग रहे हैं तो नॉर्मल लोगों को, अगर आपके कोई जानने वाले नहीं है, प्रॉबली आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है फॉर श्योर इसके लिए भी। सो राहुल जी, कोई लॉन्ग ट्रिप पे गए हैं अभी तक इस गाड़ी में फैमिली के साथ? हाँ, 2-3 बार जा चुका। ओके सो हाईवे का एक्सपीरियंस कैसा था? हाई स्पीड्स पे हाउ वाज इट परफॉर्मिंग? प्लांटेड है गाड़ी, ओके कोई दिक्कत नहीं है, और पावर फिगर्स में कहीं भी आपको कमी नहीं महसूस होती। जहाँ भी आपको ये लगेगा कि आपकी गाड़ी एक्सेलरेट करना चाह रही है और आपको इंजन जो है कहीं भी आपको लगता है कि पावर नहीं देगा, तो वहाँ पे बैटरी है उसको पावर देने के लिए। तो इंजन में तो कोई कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। अगर आप CVT के यूज टू होना चाहते हैं और हो चुके हैं, तो फिर आपको गाड़ी में कहीं भी अंडर पावर सिचुएशन कहीं फील नहीं होगी। ये तो हो गई इंजन परफॉर्मेंस की बात। अगर हाई स्पीड्स पे स्टेबिलिटी की बात करें? स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं है। हैंडलिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। इवन जो आपके बैड पैचेस हैं या वहाँ पे भी हैं, तो गाड़ी वहाँ पे भी प्लांटेड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। So next question would be, because I know you have bought it, you have invested around 33 lakhs, but honestly if I'll ask you कि out of 10 कितनी रेटिंग देंगे इसको as per your needs? आउट ऑफ 10 अगर मैं फैमिली पर्सपेक्टिव से देखूं, तो मैं इसको शायद 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 रेट कर दूं। ओके जिस हिसाब से इसमें टोयोटा ने स्पेस मैनेजमेंट किया है वो बहुत ही यूनिक है। यू कैन सी के बीइंग 6'4" इतना स्पेस अवेलेबल है, ऑल्दो अभी सीट्स आ गए हैं। राहुल जी इज 5'8", 5'9", सो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको दिख रही होगी। सेकंड रो को एक बार पीछे करके दिखाते हैं कि आगे कितनी स्पेस बचती है। सेकंड रो में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको दिख रही होगी। थर्ड रो में भी सफिशिएंट लेग रूम है, हेड रूम भी अच्छा खासा है। मतलब आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 6'4" के लिए तो फॉर श्योर सब कुछ ही कम पड़ने वाला है, बट हेड रूम की भी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी बीच में हम एक और बंदे को बिठा इजीली आ सकता है। आई गेस आपने अभी एड्रेस निकाला हुआ है, बट दैट इज देयर, ऑप्शन अवेलेबल है। सो यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है हमको थर्ड रो में भी। सो गाइस स्पेस मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है। गाड़ी में हम 7 लोग बैठते हैं आराम से। इवन ये जो बीच में इन्होंने ट्रे दे दी है, ट्रे हटा के हम यहाँ पे भी गद्दा फिट करके या कुछ तकिया वगैरह फिट करके हम अलग से सीट भी बनवा लेते हैं, पहले भी बनवा रखी थी। ओके
तो हम 8 लोग भी आराम से बैठते हैं इसमें। और मेरे घर में ऐसा नहीं है कि पीछे सिर्फ बच्चे बैठेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं उनकी भी हाइट 5'7", 5'8" है। तो वो भांजियाँ हैं मेरी, और मेरी वाइफ है, शी इज ऑल्सो 5'8" के अराउंड वो भी है। तो हमारे घर में सारे एडल्ट बैठते हैं, राइट। और वो लोग बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से इसमें बैठते हैं, और आराम से ही हम लोग लॉन्ग ट्रिप से हमेशा भर के जाते हैं। और उसके बाद आप ये सोच लीजिए कि 7-8 लोगों का हम लगेज भी लेके जाते हैं, तो वो भी इसमें बूट स्पेस में आराम से एडजस्ट हो जाता है। सो स्पेस क्रंच तो है ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप यहीं MG हेक्टर आप देख लीजिए, तो उसमें भी फिर वही है, लास्ट रो जो है बहुत क्रैम्ड है, और उसके बाद फिर बूट स्पेस थोड़ा सा वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। गाड़ी नो डाउट सारी अच्छी हैं, देखिए जिसको जो सूट कर रही है, जिसके बजट में जो आ रही है, मैं किसी गाड़ी को ये नहीं कहूँगा कि कोई अच्छी नहीं है, कोई बुरी नहीं है, सब अच्छी हैं, सब बिक रही है। राइट। लेकिन ये कि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। कुछ चीजें हैं जो इंसान को टाइम टू टाइम यूज करने के बाद ही पता चलती हैं, जब तक आप गाड़ी, क्योंकि ऑन पेपर्स आपको सब अच्छा लगता है, राइट। जब आप यूज करते हैं किसी चीज को, प्रैक्टिकल आप उसके साथ होंगे, तब आपको समझ में आता है कि वो चीज है कैसा। राइट। कितनी रेटिंग रही? आउट ऑफ 10 ड्राइवर पर्सपेक्टिव से मैं इसको 8 दूंगा। ओके। एंड फैमिली पर्सपेक्टिव से? फैमिली पर्सपेक्टिव से 10। 10 on 10. So guys, यही कुछ चीज़ें होती हैं when you need to take care of while you are buying a new car or even a pre-owned one. So आपकी क्या preferences हैं? सबसे पहले you have to look for the budget. As per that कि आपकी फैमिली में कितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं, मेजरली आपका सिटी यूजेज ज़्यादा होगा या फिर आप हाईवेज पे ज़्यादा क्रूज करेंगे, सो वो भी आपको देखना पड़ता है। सो ऑल एंड ऑल, अगर आप अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं गाड़ी खरीदने के बाद, आपको सर्विस अच्छी मिल रही है, सो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, एंड probably you should go for what suits you the best, not what we are saying or anyone else is saying. So look for the options. खुद जाके एक बार शोरूम पे जाके टेस्ट ड्राइव लीजिए गाड़ी की। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। इन केस इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद।